ठीक है। आज बात करेंगे एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है। एडवांस टाइम इंटेलिजेंस इज बेसिकली जो हमने डेट टेबल वगैरह बनाया था ना, वो था मेरा बेसिक टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है। एक मतलब तीन पार्ट में टाइम इंटेलिजेंस होता है। एक जो पावर बीआई का बेसिक वाला होता है, ठीक है, जो पावर बीआई बाय डिफॉल्ट देता है। ठीक है। सो आप उसको डिफॉल्ट टाइम इंटेलिजेंस बोल लो या सिंपल टाइम इंटेलिजेंस बोल लो या कुछ भी बोल लो, या लेवल जीरो बोल लो। ठीक है। देन जो हमने डेट टेबल बनाया था, दैट वाज में लेवल वन, बेसिक टाइम इंटेलिजेंस। आज हम बात करेंगे एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें हम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है। क्लियर है? तो कल याद है हमने टेबल बनाया था एक नया, टू स्टोर दिस मेजर्स सेपरेटली, है ना? आज हम फिर से वही चीज करेंगे। अब मैं कस्टम मेजर्स के अंदर आज वाले अपने जो मेजर्स मेरे को बनाने हैं, कस्टम मेजर के अंदर स्टोर नहीं करूंगा, उनको मैं आगे सेपरेट आउट कर दूंगा। ठीक है। सेपरेट आउट कैसे करूंगा? एक नया टेबल बनाऊंगा। नया टेबल बनाने के लिए आई विल गो टू मॉडलिंग। मॉडलिंग में आई विल क्लिक ऑन न्यू टेबल। ठीक है। नए टेबल पे क्लिक करूंगा, मेरे पास क्वेरी खुल जाएगी। एंड क्वेरी के अंदर मैं सिंपली उसका नाम दे दूंगा टाइम मेजर। तो गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैं सिंपली उसे इस तरीके से टाइम मेजर नाम दे दिया। कल भी हमने यही किया, याद है ना? आज भी हम सेम ही चीज कर रहे हैं। कल वाला समझ आया था? कोई डाउट तो नहीं था उसमें? ठीक है। हो गया। एंड टेल मी वन मोर थिंग, कि आप 4 बजे आ सकते हो क्या? हाँ, क्या लेट हो जाएगा ज्यादा? 4 से 5। नहीं नहीं नहीं, इससे तो रहो गई। एक्सेल में आपको तब करा देता, इस वजह से पूछ रहा था। देखो, अगर इश्यू है तो सिंपली बोल दो, कोई इश्यू नहीं है मेरे को। वीकेंड वाला ऑप्शन तो हमारे पास है ही। लेट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं कंफर्म कर रहा था आपसे एक बार। कोई इश्यू नहीं। ठीक है। वापस आते हैं इस पे। मैंने लिखा टाइम मेजर। ठीक है। इसको बस टिक कर दूंगा या एंटर दबा दूंगा, मेरा एक टेबल बन जाएगा। अगेन, एक टेबल बनाए तो उसके अंदर एक कॉलम बनेगा ही बनेगा। तो एक कॉलम के नाम से उसके अंदर कॉलम आता रहेगा, वो मैं बाद में हाइड कर लूंगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ना एक न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा, एक नया मेजर बनाने के लिए। यही करते हैं हम। टेबल में एक नया मेजर बनाने के लिए न्यू मेजर पे क्लिक करता हूं मैं। ठीक है। और जो सबसे पहले हम मेजर बनाएंगे, दैट विल बी सेल्स वाईटीडी। ठीक है। सेल्स वाईटीडी का मतलब क्या होता है? कि सेल्स ईयर टू डेट। मतलब जैसे सेल्स मान लो 2024 से शुरू हुई, तो 1 जनवरी 2024 से सेल्स एडअप होनी शुरू होंगी। ठीक है। जिस भी तरीके से ग्रो किया है वो होएगा। फिर जैसे ही 2024 खत्म होएगा, वो रीसेट हो जाएगा। सेल्स की वैल्यू 2024 तक ऐड हुई, मान लो 2024 में मैंने 5 लाख की सेल कर ली, तो 5 लाख तक ग्राफ गया। फिर 2024 से जैसे ही 2000 उसमें 25 में शिफ्ट होएगा, तो वो 5 लाख की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। फिर 2025 के लिए ऐसे ही ग्रो करेगा, 2025 के बाद जीरो हो जाएगी। फिर 2026 के लिए ऐसे ही ग्रो करेगा, 2026 के बाद जीरो हो जाएगी। इस तरीके से होता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है। ऐसे उठा, गिरा, उठा, गिरा, उठा, गिरा। ठीक है। दिस इज ईयर टू डेट। ठीक है। फॉर्मूला ये होता है उसके लिए। हमारे पास डायरेक्टली पावर बी में फंक्शन है ईयर टू डेट के लिए। ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लो। इसमें कुछ नहीं है, कि मैं बस ये बता रहा हूँ कि टोटल सेल्स पे मेरे को ईयर टू डेट कैलकुलेट करना है, बेस्ड ऑन दिस डेट टेबल का डेट। ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। एंड जैसे हमने टोटल वाईटीडी किया है, ऐसे ही हमारे पास टोटल क्यूटीडी एंड टोटल एमटीडी होता है। क्वार्टर टू डेट, हर एक क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है ना, तो हर एक 3 महीने में सेम चीज होगी। और मंथ टू डेट का मतलब है हर एक महीने सेम चीज होगी। मंथ की पूरी सेल ऐड हुई, मंथ के बाद रीसेट। ठीक है। तो वाईटीडी का फॉर्मूला ये रहा। अब क्यूटीडी एंड एमटीडी आप बना लो। सेम तरीके से होगा, बस जैसे मैंने सेल्स वाईटीडी और टोटल वाईटीडी लिखा है, जहां पे भी वाईटीडी लिखा है उसकी जगह पे एमटीडी आ जाएगा। हाँ, इस तरीके से तीन बन जाएंगे, है ना? और फॉर्मूला में टोटल वाईटीडी, टोटल क्यूटीडी, टोटल एमटीडी, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है। तीनों मेजर बना लो।
ठीक है, तीनों कर लो तो बताना मेरे को। हो गया, ठीक है। अब द नेक्स्ट पार्ट इज योर, हाँ, एक मैंने ये और बनाया है, प्रॉफिट आईडी है ये, ठीक है। कुछ नहीं किया इसमें, टोटल सेल किया मैंने, टोटल प्रॉफिट यूज किया है, बाकी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इसका मैंने एक ही बनाया है क्योंकि बेफालतू में सारे बनाने का नीड नहीं है। आप चाहो तो सारे बना लेना, एक काम करना, बना ही लेना तीनों, जैसे एमटीडी वाले और क्यूडीडी वाले बनाए थे ना, वैसे ही प्रॉफिट के लिए भी एमटीडी और क्यूडीडी बना लो, ठीक है। वो तो बल्कि मैं भी बना लेता हूँ। फॉर्मूला तो दिखाने की जरूरत नहीं है, बस टोटल सेल्स के टोटल प्रॉफिट है, बाकी तो सेम है ना। तो मैं भी बना लेता हूँ फटाफट। हो गया, वाईटीडी क्यूटीडी एमटीडी तीनों बना लिए मैंने, ठीक है। आज की हमारी लास्ट रहेगी टेक्स्ट वाली क्लास, ठीक है। और इसके बाद हमें टेक्स्ट क्वेरी की नीड है कहीं पे, लेट मी सी। नहीं, इसके बाद हमें टेक्स्ट क्वेरी की नीड नहीं रहेगी, तो कल से प्रॉपर विजुअलाइजेशन की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड होपफुली नेक्स्ट वीक में पावर बीआई खत्म कर लेंगे हम, होपफुली। हो गया, क्यूटीडी एमटीडी और वाईटीडी तीनों, ठीक है। ओके, सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ समझाने की नीड तो नहीं है, समझ आया ये तो, है ना, कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे, ठीक है। कि मतलब अब मैं ये टेस्ट करूंगा कि मेरी हर साल ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है। कि मतलब मान लो पिछले साल मैंने 5 लाख किए, इस साल मैंने 10 लाख किए, तो मेरी ग्रोथ कितनी हुई, 5 लाख की ग्रोथ हुई, मतलब वो तो नंबर हो गया, है ना, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज में मेरी 100% की ग्रोथ हुई, है ना। मतलब मैंने अपनी सेल डबल कर ली, तो ग्रोथ मेरी 100% की हुई ना, क्लियर है, ठीक है। तो मैंने किया क्या था, मैं डिवाइड का फॉर्मूला यूज किया। अब मैंने ना दो यहाँ पे कॉलम यूज किए, सेल्स लास्ट ईयर, और इसको मैंने डिवाइड किया टोटल सेल्स मैंने सेल्स लास्ट ईयर, मतलब मैंने मान लो 5 साल के अंदर 10 लाख की सेल करी, और पिछले साल मैंने 1 लाख की सेल करी थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सेल्स लास्ट ईयर मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स माइनस सेल्स लास्ट ईयर, मतलब टोटल सेल्स 10 लाख की थी माइनस 1, तो 9, गेटिंग पॉइंट। मैंने 1 लाख को 9 लाख से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास परसेंटेज ग्रोथ आ जाती है, ठीक है। और ये सेल्स लास्ट ईयर हर बार ना चेंज होता रहेगा, मतलब क्यों, क्योंकि जब मैं 2015 की बात कर रहा हूँ तो सेल्स लास्ट ईयर 2014 का दिखेगा, जब मैं 2016 के लिए निकाल रहा हूँ तो वो 2015 का दिखेगा, जब मैं
18 के लिए निकाल रहा हूँ लेट से, तो 2017 का दिखेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें ना, इसके लिए देखो मैंने इसमें सेल्स लास्ट ईयर का कॉलम यूज किया है, जो कि अभी तक हमारे पास है नहीं। तो पहले हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालने से पहले सेल्स लास्ट ईयर का निकालेंगे। ठीक है, तो सेल्स लास्ट ईयर ये रहा, तो मैं पहले सेल्स लास्ट ईयर कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, सेल्स लास्ट ईयर कॉलम बनाने के लिए मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेट कर रहा हूँ टोटल सेल्स। ठीक है, और मैंने इस पे एक फॉर्मूला लगाया, एक फंक्शन लगाया, सेम पीरियड लास्ट ईयर का। ठीक है, सेम पीरियड लास्ट ईयर का मतलब मैं ना सिर्फ ये नहीं कर रहा कि 2024 को मैं 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 को देख रहा हूँ, ये नहीं कर रहा। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 6 फरवरी, है ना। तो मैं इस साल के 1 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक की सेल को पिछले साल के 1 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक के सेल्स को से कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब जितना साल ये वाला हो गया उतना ही पार्ट पिछले वाले साल का ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने यूज किया सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो मतलब जितना इस वाले साल का पार्ट निकल गया है उतना ही पार्ट पिछले वाले साल में से पिक करेगा ये। ठीक है, इसके अंदर मैंने डेट दी है, क्योंकि डेट की वजह से पिक करेगा। और मैं कैलकुलेट क्या करा रहा हूँ, टोटल सेल्स को कैलकुलेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे मेरे सेल्स लास्ट ईयर आ रही है, और लास्ट ईयर मेरे पास 2024 की पूरी आ रही। अगर 26 चल रहा है तो 2025 पूरी नहीं आ रही, सिर्फ कितनी आ रही है, पिछले साल की। जब मैंने सेम पीरियड लास्ट ईयर का मतलब बताया, तो जब मैं इस पर टोटल सेल कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो टोटल सेल कितने टाइम की आएगी, पिछले साल की तो आएगी, लेकिन 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की थोड़ी ना आएगी। वो तो नया साल काउंट होगा ना। क्या नया साल काउंट होगा, पिछले साल की सेल काउंट होगी, ठीक है, 1 जनवरी से लेके आप डेट बताओ, तो नए साल होगा ना फिर। देखो सेम पीरियड लास्ट ईयर का मतलब क्या है, पहले हम देखेंगे इस साल कितना टाइम बीत गया, कितना टाइम बीत गया, 1 जनवरी से लेके 6 फरवरी हो गई, मतलब जनवरी का पूरा महीना गया और फरवरी में 6 दिन गए। तो मैं यही जनवरी का पूरा महीना और 6 दिन फरवरी के पिछले साल के उठा रहा हूँ। मैं पिछले साल का 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 1 जनवरी 2025 से लेके 6 फरवरी 2025 तक ही ले रहा हूँ। आज देखूंगा तो इतना रहेगा, कल देखूंगा तो फिर पिछले साल का भी 7 फरवरी तक का उठाएगा। गेटिंग पॉइंट, कि जितना टाइम इस साल का बीत गया उतना ही टाइम पिछले साल का ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो टोटल सेल आ रही है वो कितने टाइम की आएगी पिछले साल के, पिछले साल की आज की तारीख तक, 1 जनवरी से 6 फरवरी तक। समझ गए, अब आया समझ, ये कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सेल्स लास्ट ईयर में ये निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को इस तरीके से करते हैं। मैंने कैलकुलेट लगाया, कैलकुलेटर फॉर्मूला जो कि मैंने कस्टम मेजर में भी सीखा था। मैंने कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ, टोटल सेल कैलकुलेट कर रहा हूँ। किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेम पीरियड लास्ट ईयर, कि भाई जितना टाइम अब तक बीत गया उतना ही टाइम पिछले साल का जो था उसकी टोटल सेल कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। समझ आया, क्लियर, लिख लो। जो इस साल सेल हुई है उसके साथ कंपेयर करें पिछले साल की सेल। हाँ, इस साल की तारीख से लेके पिछले साल की तारीख तक का। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या किया, 1 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2025 तक 26 तक की सेल ली, कि इस साल मैंने अब तक कितनी सेल कर ली, और पिछले साल इसी डेट तक कितनी सेल करी थी। समझ रहे हो, कि मतलब मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई सिर्फ जनवरी की मानते हैं, मैंने पिछले जनवरी मान लो 5 लाख करी, और इस जनवरी मैंने 6 लाख कर चुका हूँ। तो ये कंपेयर कर रहा हूं मैं कि भाई सिंगल मंथ में मेरी सेल कितनी हो गई। समझे, एंड हाँ, ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया ना, एग्जांपल है। एक्चुअली अगर आप इसे डेटा के हिसाब से देखोगे ना, तो डेटा में जो भी डेट है वो मानी जाएगी। मान लो डेटा में ये किसी रो पे है जिसमें डेट लिखी हुई है 10 जून, तो उस साल के 10 जून से कंपेयर करेगा पिछले साल के 10 जून तक का। ठीक है, तो डेटा के हिसाब से डेट लेगा, एक्चुअली आज की डेट नहीं ले रहा है ये। ठीक है ना, डेटा के हिसाब से डेटा के हिसाब से आज की क्या डेट है वो ले रहा है। ठीक है, सो इसका मैं एक थोड़ा सा बेटर एग्जांपल दूं, तो मैं टेबल व्यू में जाऊंगा।
और मैं अपना डेट टेबल देखूंगा टेबल व्यू में। तो देखो यहाँ पे डेट्स है ना ये, तो रैंडमली कोई डेट उठाते हैं। मान लो ये वाली डेट उठाई मैंने, ठीक है। तो ये है 17, 8वां महीना कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त होता है 8वां, है ना। तो ये 17 अगस्त है। तो 2015 के 17 अगस्त तक हमने जितनी सेल करी उसको कंपेयर करेगा 2014 के 17 अगस्त तक कितनी सेल करी थी। जब ये इसके लिए कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है ना। हर एक डेट के लिए जो कैलकुलेशन करेगा वो पिछले साल से कंपेयर करेगा। जब 17 से वो 18 पे आएगा तो पिछले साल भी एक दिन बढ़ा लेगा, ठीक है। ऐसे करते करते जब वो 31 दिसंबर 2015 में पहुंच गया तो पिछले 2016 14 के पूरा साल ले लेगा। जब वो 1 जनवरी 2016 पे आया तो दिसंबर का, सॉरी 2015 का सिर्फ 1 जनवरी लेगा। समझ आया? ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आई नो, बट थोड़ा समझोगे करोगे तो आ जाएगा समझ, ठीक है। देखना किसी ने कोई मैसेज वगैरह ड्रॉप किया है क्या मेरे को? लेट मी सी दैट। नहीं। ओके, ठीक है। अब मैंने सेल्स लास्ट ईयर कैलकुलेट कर लिया। अब मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। जब मेरे को पिछले साल की सेल पता लग गई, मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे आ गया। ये मैंने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैलकुलेट करी है। डिवाइड का फॉर्मूला किया है कि भाई लेट्स से लास्ट साल मैंने इसी टाइम तक 10 लाख की सेल करी थी, ठीक है। तो मैंने 10 लाख को डिवाइड कर रहा हूँ। मैं अब तक टोटल सेल कितनी कर चुका हूँ? टोटल सेल का मतलब ये नहीं कि इस साल कितनी टोटल सेल कर चुका हूँ, ओवरऑल टोटल सेल कितनी कर चुका हूँ। देखो मैं इसको ना कैलकुलेशन समझाता हूँ, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ये। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स लास्ट ईयर की। तो मान लो आज डेट है लेट से 10/11/2015 की बात कर लेते हैं। रैंडम डेट लिया मैंने, ठीक है। तो क्या करेगा कि 1 जनवरी 2000 सॉरी 2014 से लेके 10/11/2014 तक जितनी भी सेल करी वो देता है मुझे, ठीक है। सेल्स लास्ट ईयर को ये देगा। इतना समझ आया? ठीक है, क्लियर है। अब मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं 2014 से 2015 की सेल कंपेयर कर रहा हूँ तो सेल्स लास्ट ईयर में 2014 का ये वाला नंबर दे देगा, ठीक है। तो मान लो लेट से ये नंबर जो था वो था 8 लाख, ठीक है। मैंने क्या किया, 8 लाख को डिवाइड कर रहा हूँ टोटल सेल की, मतलब 2014 2015 मिला के टोटल कितनी है मेरे पास, है ना। तो टोटल सेल लेट से मैंने अब तक 16 लाख कर ली, ठीक है। तो ये आ, हम कर रहे हैं टोटल सेल माइनस सेल्स लास्ट ईयर। टोटल सेल 16 लाख कर ली लेट से मैंने, तो ये कहेगा 16 - 8 8 थी क्योंकि कितना आया 8/8 इक्वल टू 1, ठीक है। ये मतलब 1 है तो ये 100% हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितनी सेल मैंने पिछले साल की थी उतनी सेल मैंने इस साल की है, जो कि चेक्स आउट कि 2014 में अगर मैंने 8 करी और 2015 की अब तक मैं 16 कर चुका हूँ, तो 2014 के बाद इस बार भी तो 8 ही करी है मैंने उसके बाद, चेक्स आउट। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। सिमिलरली जब 15 और 16 के लिए देखेगा ये, तब यही करेगा। 14 हट गया इस बार, तो सर 15 का मेरा लास्ट ईयर बन गया, 16 मेरा करंट ईयर बन गया। दोनों की कितनी सेल करी वो टोटल सेल हो गई। 2014 की और 2016 की कंपेयर करो तो तुम 2014 मतलब 15-14 यूज करके सेल्स लास्ट ईयर में 2014 निकाल लोगे, और फिर 16 2015-16 यूज करके टोटल सेल में से सेल्स लास्ट ईयर माइनस करके 2016 निकाल लोगे। ये समझ आया? नहीं 2 साल की एक साथ कैसे कंपेयर करोगे?
वो तो दे ही देगा, वो तो दे ही देगा। वो तो हमने जो सिंपली डेट टाइम में ईयर निकाला हुआ है ना, वो तो उसी से निकाल लेंगे हम। वो चीज अलग है। ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपेयर कर रहे हैं ना हम, कि हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है। तो हर साल में 2014 से 2016 थोड़ा कंपेयर करेंगे। समझ गए? वो तो मैं सिंपली सिंपली ये करूँ देखो, और आपको हर साल की वो देखनी है सेल, तो इसकी जगह मैं सिंपली, इसका मेरे को काम भी नहीं है उस केस में। उस केस में मैं सिर्फ क्या करूंगा, डेट टेबल में गया, ईयर है मेरे पास, ईयर डाल दिया, टिक किया, यहाँ पे साल आ गए मेरे पास। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे सारे साल आ गए मेरे पास। अब ऑर्डर्स में से इसके अंदर सेल्स डाल दूंगा। हेलो, हर साल की सेल आ गई है तो मेरे पास। 2014 में इतनी सेल करी, 2015 में इतनी करी, 2016 में इतनी करी, 2017 में इतनी करी। तो ये मेरे को बेसिकली बता रहा है कि भाई हर साल मैंने कितनी करी। बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से मैं ये नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जब मैं 2015 में जितनी 14 में जितनी करी थी, उससे जब मैं 2015 पे गया तो कितने परसेंट ग्रोथ हुई मेरी। प्रॉफिट नहीं, ग्रोथ कितना 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 बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ी, वो देख रहा हूँ मैं। तो वो तो मैं 14 15 पे देखूंगा ना, 14 से 16 पे तो नहीं देखूंगा। तो वही वाला पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? को रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे कहाँ गया वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ये रहा। ये 100 होगा, ये बस लिखा हुआ है, 100 कर लेना। वो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 करते हैं ना। हाँ 100% कर दे, ठीक है। हाँ, इसका जब तुम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकाल रहे हो तो इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो ना, और तुम इसे प्लॉट करोगे, तो हमारे पास डेटा है 14 15 16 17 का। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सिर्फ 15 16 और 17 की निकल सकती है। क्यों? इसका जवाब दो। मतलब? देखो, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, हर साल में मतलब पिछले साल के कंपेरेटिवली कितनी ग्रोथ कर रहा हूँ उसका नंबर है। अब मेरे पास डेटा में 4 साल कवर होते हैं, 2014 2015 2016 2017, ये 4 साल कवर हो रहे हैं। ठीक है, बट जब मैं प्लॉट करूंगा ना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को, तो इस तरफ मेरे को वैल्यूज 2015 16 और 17 की देगा। ऐसा क्यों? 2014 की क्यों नहीं देगा? गेस करो। क्योंकि सर 2014 की शायद देखो कि कंपेयर करने की कुछ है नहीं उसके पास। ये 2013 नहीं है उसके पास, बिल्कुल सही, यही रीजन है। ठीक है, मतलब तुम्हें कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या हो रहा है। कैच तो कर रहे हो अच्छे से, भाई बच्चों को समझ नहीं आती ये चीजें। बिजनेस बैकग्राउंड से हो क्या? हाँ, दुकान है, मेक सेंस। तभी जल्दी समझ आ रही है चीजें। क्योंकि नॉर्मली जो सिर्फ टेक वगैरह में होते हैं उनको ये चीजें समझ नहीं आती इतनी जल्दी ना। हो गया? ठीक है, समझ आया, बेसिक चीज भी समझ आया। ठीक है, अब सेम चीज है ना मंथ के लिए कर लेता हूँ। मंथ के लिए कैसे, कि जैसे अभी 6 फरवरी चल रहा है, तो 1 फरवरी से लेके 6 फरवरी तक मैंने कितनी सेल करी, कंपेयर टू पिछले महीने 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक कितनी सेल करी थी। सेम ईयर वाला कंसेप्ट है, बट अब मैं हर मंथ के लिए कर रहा हूँ। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें भी मेरे को मंथ मंथ ग्रोथ निकालनी है, अगर पहले मेरे को पिछले मंथ की सेल्स निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं ये यूज करता हूँ, सेल्स प्रीवियस मंथ का। मैंने एक फॉर्मूला बनाया, इसके अंदर सेम चीज करी है, कैलकुलेट करी है मैंने टोटल सेल्स। बट जैसे उसमें था ना सेम पीरियड लास्ट ईयर फॉर्मूला था, इस बार मेरे पास पैरेलल पीरियड का फॉर्मूला होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ ईयर्स के लिए अवेलेबल होता है। और मेरे को मंथ में, वीक में या क्वार्टर में किसी भी चीज में करना है, तो मेरे को फॉर्मूला बिल्ड करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास जो हेल्पर फंक्शन होता है, दैट इज पैरेलल पीरियड। ठीक है, पैरेलल पीरियड का मतलब कि सेम पीरियड कुछ टाइम पीछे। ठीक है,
अब कितने टाइम पीछे कौन सा पीरियड वो मैं डिफाइन करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो पहला पीरियड में मैंने तो पहले डेट दे दी। ठीक है, इसे बोला -1, मतलब एक पीछे, और एक क्या पीछे, साल मंथ क्या मंथ पीछे, एक मंथ पीछे। ठीक है, कर लो। अगर देखो इसमें मेरे को ईयर करना है, तो मैं या तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे मंथ की जगह पे ईयर कर सकता हूँ। तो वही जो सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला फंक्शन था, वही बन जाएगा ये। मैं यहाँ पे एक्चुअली -12 भी लिख सकता हूँ, तब भी ये लास्ट साल पे चला जाएगा। नहीं है पॉइंट? तो मैंने यहाँ पे -12 लिखा, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा सेम मंथ, मतलब फरवरी 1 से लेके 6, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ पिछले साल के फरवरी 1 से लेके 6 तक। गेटिंग अ पॉइंट? कि अभी मैं सिर्फ मैंने -1 लिखा है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि फरवरी को जनवरी से, -12 कर दूंगा तो फरवरी को पिछले फरवरी से। ठीक है, क्लियर? क्योंकि देखो, और अब तुम बोलोगे कि भाई फरवरी को पिछले फरवरी से कंपेयर कर रहा हूँ, तो जो हमने ईयर वाला किया था उसमें क्या डिफरेंस था? उसमें ये डिफरेंस था कि उसके अंदर जो आज की डेट है, साल की शुरुआत से आज की डेट लेता हूँ मैं इसमें। सेम पीरियड लास्ट ईयर में ना, साल की शुरुआत से आज की डेट ले रहा था, मैंने बताया था ना 1 जनवरी से 6 फरवरी ले रहा हूँ। पिछले साल के भी 1 जनवरी से 6 फरवरी लूंगा। तो मैं यहाँ पे -12 कर रहा हूँ, तो मैं 1 फरवरी से ले रहा हूँ, मतलब जिस भी मंथ में हूँ उसकी 1 तारीख से लूंगा। समझ आ गया? तो मैंने यहाँ पे -1 किया है। -1 का मतलब कि 1 फरवरी से 6 फरवरी तक जो था, कंपेयर टू 1 जनवरी से 6 जनवरी तक जो था। ठीक है, लिख लो इसे भी। हो गया? ठीक है, अब मैं इसका यूज करके मंथ और मंथ क्लोथ निकाल सकता हूँ। मंथ और मंथ क्लोथ का ये रहा। ठीक है, ये रहा मेरा मंथ और मंथ क्लोथ। सेम चीज करी है ना? कि सेल्स प्रीवियस मंथ, फिर टोटल सेल्स माइनस सेल्स प्रीवियस मंथ, जो हमने ईयर वाले केस में की थी। इसमें मंथ की ग्रोथ दिखाता है। इसमें मंथ की ग्रोथ दिखा दी है। ठीक है, ये भी कर लो।
ठीक है, अब 1 मिनट देना, मेरे को देखना है अगला कौन सा कराना था तुम्हें। ये 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 नहीं, अभी ये कर लिए हमने सारे। स्टेबल रूलिंग में हाँ, अगला करते हैं कम्युनिटी सेल्स। ठीक है, अब देखो कम्युनिटी सेल्स का पहले तो मतलब समझते हैं क्या होता है। यूजुअली जब मैं सेल्स को डिफाइन कर रहा होता हूँ या मैं सेल्स को प्लॉट कर रहा होता हूँ, तो मैं कैसे प्लॉट करता हूँ। मैं बेसिक अगर सेल्स को प्लॉट करूंगा तो ऐसे होगा, मान लो 1, 2, 3 और 4, इन 4 तारीख की मैं सेल्स प्लॉट कर रहा हूँ। मान लो एक दिन मैंने 50 रुपए कमाए, ठीक है, अगले दिन मैंने 100 रुपए कमाए, ठीक है, अगले दिन मैंने 50 रुपए कमाए दोबारा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोबारा, है ना, और अगले दिन मैंने 200 कमा लिए तो यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मली इस तरीके से सेल प्लॉट करता हूं मैं। सॉरी, इसको मैं इस तरीके से जोड़ देता हूँ। ठीक है, जब मैं कम्युनिटी सेल्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, सेम थ्योरी है, जिसमें यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये 50 थे, ये 100 थे, ये अगेन 50 थे, और ये 200 थे। ठीक है, जब मैं कम्युनिटी सेल्स की बात कर रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4, अब इसमें क्या होगा, सेल्स ना मैं पर डे की नहीं देखूंगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, पहले दिन कितने कमाए थे मैंने 50, मैंने 50 पे पॉइंट लगाया, ठीक है, अगले दिन कितने कमाए थे 100, लेकिन अब मैं 100 नहीं प्लॉट करूंगा, मैं पिछले वाले दिन का ऐड करके प्लॉट करूंगा, 150 प्लॉट करूंगा अब मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर से 150 प्लॉट कर दिया। ऐड करके प्लॉट करने का ये मतलब हुआ कि भाई मैं ना देख रहा हूं कि अब तक मैं कितने कमा चुका हूं किसी भी टाइम पीरियड में, और मान लो मेरे को साल वाइज देखना है, तो मैं कैसे ग्रोथ हुई है, पॉइंट, क्या मैं 3 साल की बात करूं तो भाई शुरुआत मैंने इतने से करी थी, ठीक है, इस पूरे साल में इतने कमा लिए, क्योंकि अगर मैं फोर्थ की यहाँ पे जो लास्ट नंबर आएगा, पहले ग्राफ प्लॉट पूरा करते हैं। ठीक है, तीसरे दिन मैंने कितने कमाए थे, प्लॉट कितने होंगे 200, तो ये 200 प्लॉट हो गए। चौथे दिन कितने कमाए 200, प्लॉट कितने होंगे 400, अब जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा हूँ, वरना उसका डबल हो जाता है, वो तो डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा, है ना। अब मेरे पास पॉइंट क्या है कि मेरे को देखना है भाई 4 तारीख तक कितने कमाए, 400 कमाए, 3 तारीख तक कितने कमाए 200 कमाए, तो मैं इस वाले ग्राफ में अब किसी भी एक डेट को देख सकता हूँ कि इस तारीख तक मैंने कितने पैसे कमा लिए। ये फायदा होता है कम्युनिटी सेल्स का। ठीक है, कि मान लो मेरे पास मेरे पूरे साल भर का डेटा है, मेरे को देखना है कि भाई जनवरी में कितने कमाए थे, तो मैं जनवरी के 31 को देख लूंगा, जनवरी के 31 को पूरे जनवरी का टोटल हो चुका होगा, है ना। अब मान लो मेरे को देखना है कि पहले 6 महीने में कितने कमाए, तो छठे महीने के 31 तक देख लूंगा, वो उसका पूरा टोटल हो चुका होगा। इस चीज को देखने के लिए वी यूज कम्युलेटिव सेल्स। ठीक है, जब मैं इस तरीके से प्लॉटिंग कर रहा होता हूँ सेल्स की या किसी भी नंबर की, तो मैं उसे बोलता हूँ कम्युलेटिव, मतलब टोटल कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो ओवर द टाइम मेरा पैसा कैसे ग्रो किया। ठीक है, अगर मैं सेम चीज करूं प्रॉफिट के साथ, ठीक है, तो लेट्स से अब ये पूरा हटा देता हूँ, कंसेप्ट तो समझ आएगा क्या हो रहा है ना। अब लेट्स से मैं ना वही 4 दिन की बात करता हूँ, 1, 2, 3, 4, अब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। लेट्स से पहले दिन मैंने 10 रुपए बनाए, तो कितने पे प्लॉट होएगा, पहले दिन मैंने 10 रुपए कमाए हैं, तो कितना प्लॉट होएगा 10 ही होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरे दिन लेट्स से मैंने 60 रुपए कमाए, तो कितना प्लॉट होगा 70 प्लॉट होगा। ठीक है, अब तीसरे दिन ना मैंने 50 रुपए का लॉस कर लिया, तो कितना प्लॉट होएगा 20, बिल्कुल सही, क्योंकि लॉस इज -50, 70 में से 50 माइनस हो जाएंगे, तो 20 प्लॉट होगा। ठीक है, और लेट से मैंने फिर 60 रुपए का फायदा कर लिया चौथे दिन, कितना प्लॉट होगा 70 की होगा 80 होगा ना, ठीक, 80 होगा। तो मैं से ये देख पा रहा हूँ ना कि हाँ भाई यहाँ तक मैं प्रॉफिट बना रहा था, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे को लॉस हो गया, गेटिंग माय पॉइंट, और फिर मैंने उस चीज को फिक्स किया तो फिर से प्रॉफिट हो गया।
ये होता है एनालिसिस का एक तरीका होता है ये, ठीक है, कि मेरा जो फाइनल आउटपुट है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कम्युनिकेटिव सेल्स। अब मैं कम्युनिकेटिव सेल्स निकाल रहा हूँ, बट आप कम्युनिकेटिव प्रॉफिट, कम्युनिकेटिव ऑर्डर्स कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तरीका यही होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? मैंने किया कैलकुलेट टोटल सेल्स, कि भाई टोटल सेल्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ, लगाया मैंने, ठीक है। फिल्टर लगाया मैंने डेट टेबल के ऊपर, कि मैंने डेट टेबल में से साइडेड ले ली, और कंडीशन क्या दी कि जो डेट टेबल की डेट है दैट शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू मैक्स डेट। समझे? कि देखो जैसे मैं 1 2 3 4 की बात कर रहा हूँ, मैं एक दिन के लिए आया, पहली डेट पे आया, पहली डेट के लिए अभी मेरे पास बक्सा डेटा है ही नहीं, तो कितनी एंट्री है? नहीं, ये वाली नहीं है मेरे पास, एक ही डेट है, एक डेट है, ठीक है। तो मैंने जब ऑल डेट टेबल किया तो मेरे पास जितनी भी उस दिन तक डेट है सारी आ गई, अभी एक ही थी एक ही आई, ठीक है। अब मैंने कंडीशन क्या दी है कि भाई डेट टेबल में जो डेट है, जो ये डेट है, ये छोटी या फिर बराबर हो जाए मैक्स डेट के। अब अगर डेटा ही सिर्फ ये है मेरे पास, तो मैक्सिमम डेटा कितना हुआ इसका? एक ही हुआ, जो कि बराबर है, तो सिर्फ एक का डेटा आया, ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं करूं 3 तारीख के साथ, सेम चीज मैं कर रहा हूँ 3 तारीख पे आ गया, ठीक है। सबसे पहले मैं ऑल डेट टेबल निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? 1 2 और 3, क्योंकि ऑल में यही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि भाई डेट टेबल की जो डेट है क्या वो छोटी है इक्वल टू है मैक्स, मतलब सॉरी माय बैड, एक चीज गलती हो गई। अच्छा नहीं, सही तो बता रहा हूँ, हाँ। 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि भाई जो मेरी डेट है, मैं शुरुआत से इस पे शुरुआत किया, जो मेरी डेट है क्या वो मैक्सिमम डेट से छोटी है इक्वल टू है? क्या है? नहीं, जो मेरी ये डेट है और ये मेरा पूरा डेटा है, इस पूरे डेटा में जो सबसे बड़ी डेट है, क्या ये डेट उससे छोटी है? तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा। क्या ये डेट उससे छोटी है? इंक्लूड करूंगा। क्या ये डेट उससे छोटी है इक्वल टू है? इक्वल टू है, मैं ये भी इंक्लूड करूंगा। समझ गए क्या हो रहा है? तो इसलिए मैं इन तीनों का प्लस कर देता हूं। तो 1 तारीख पे सिर्फ एक का प्लस होगा, 2 तारीख पे एक और दो दोनों का प्लस होगा, 3 तारीख पे एक दो तीन तीनों का प्लस होगा, 4 तारीख पे 1 2 3 4 चारों का प्लस होगा। समझ आया कि मैंने किया क्या है, फॉर्मूला क्या कर रहा है? वही लिखा है ना कि भाई जो करंट डेट है क्या वो मैक्सिमम डेट से छोटी है। मैक्स लगाया मैंने और सिंबल लगाया कि स्मॉलर देन और इक्वल टू, है ना। तो ये वाला इस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है, और कंप्लीटेटिव डेट जो मेरे को निकालनी थी इसी तरीके से आएगी, है ना। सही है, ठीक है। लिख लो इसे अब भाई उस टेबल में एक नया मेजर बना के, है ना।
मैं टैब दबा रहा हूँ सर, फिल्टर के लिए टैब दबा रहा हूँ, बार बार इसको चूज कर रहे हैं टैब दबाते ही। हाँ, क्या करना है आपको? स्पेस बनाना है ना। अच्छा, हम्म, टैब दबाते ही ऐसे कर रहे हैं। एक बार एस्केप दो, अब टैप दो, ठीक है। वो नीचे बॉक्स आ रहा है ना, तो मतलब ऑटो कंप्लीट कर रहा है, उस बॉक्स को हटाने के लिए आपको एस्केप दबाना होता है। हो गया, ठीक है। अब हमने कंप्यूटर सेल्स की भी बात कर ली, ठीक है। अब हमारे दो पास सिर्फ दो मेजर बचते हैं एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के, ठीक है। अब एक चीज और, कि जितने मैं आपको मेजर बनवा रहा हूँ, एक्चुअल जब आप एनालिसिस कर रहे हो तब इतने सारे मेजर्स की जरूरत नहीं होती है। मैं इतने सारे मेजर्स क्यों बनवा रहा हूँ? ताकि आपको मैं जितने भी पॉसिबल फंक्शंस हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या क्या होता है, सब कुछ दिखा सकूं, ठीक है। जब आप एक्चुअल किसी कंपनी में जाओगे और वहां पे डेटा एनालिसिस करोगे, तो इतने सारे मेजर बनाने की जरूरत नहीं होती, जो आपको चाहिए वही बनाते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखानी नहीं है, तो क्यों बनाओगे बेफालतू में? या कम्युलेटिव सेल्स दिखानी नहीं है, तो क्यों बनाओगे बेफालतू में, है ना। सो इट इज फॉर यू टू रिमेम्बर, ठीक है, कि आपको कुछ भी बनाना पड़ जाए आप बना पाओ उस चीज को, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब कम्युलेटिव सेल्स हो गया, इसके बाद हमारे पास बचे हैं दो, ठीक है। एक सेल्स ये है, और सेल्स मूविंग मूविंग एवरेज पे बाद में जाएंगे, पहले ही करें, ठीक है। हमारे पास रोलिंग 12 मंथ सेल, ठीक है। क्या था? हाँ, इसके अंदर बस मैंने वही किया हुआ है जो मंथ मंथ वाला था, याद है। उसको मैंने -12 किया हुआ है, -1 की जगह। याद है कि -1 का मतलब था पिछले मंथ, -12 का हुआ कि पिछले साल के मंथ, ठीक है। वही है कि रोलिंग 12 मंथ सेल, कि हर 12 महीने में सेल्स कैसे इफेक्ट कर रही है, ठीक है। सिमिलर आप उसको कॉपी करना चाहो, उसको वाले को कॉपी करके -12 और नाम चेंज कर सकते हो उसका सिर्फ, अब लिखना है तो लिख दो, क्योंकि पूरा सेम है। ठीक है। इसके बाद एक क्लास बचेगा, और फिर वो बना के हम आज की क्लास एंड करेंगे। कल से विजुअलाइजेशन वाला पार्ट फाइनली शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि विजुअलाइजेशन आप जब देखोगे ना, बहुत सिंपल है विजुअलाइजेशन, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है। जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट होता है पावर बीआई में, वो यही है, डेक्स, ठीक है।
हो गया। ठीक है, अब सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा एवरेज सेल्स की। ठीक है, सो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब एक कंसेप्ट होता है मूविंग एवरेज का। ठीक है, मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। ठीक है, पहले तो मैं एक मूविंग एवरेज निकाल के टाइम कर रहा हूँ 3 मंथ्स की। ठीक है, मैं 3 मंथ्स की मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा जैन, या जैन वगैरह छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टोन, इतना काफी हमारे समझने के लिए। ठीक है, अब मूविंग एवरेज 3 मंथ का मतलब है कि सबसे पहले मैंने पहले 3 मंथ लिए। ठीक है, इनका सेल्स का एवरेज निकाला, तो लेट से A1। ठीक है, एक पॉइंट हो गया ये। अब मैंने अगले 3 मंथ लिए, और अगले 3 मंथ 4 5 6 नहीं, 2 3 4। ठीक है, एक यहाँ पे छोड़ दिया, एक यहाँ पे बढ़ा दिया। अब इनकी एवरेज निकाली, दिस इज A2। ठीक है, अब मैंने 2 छोड़ दिया, 3 4 5 ले लिए, एक ऊपर छोड़ दिया, एक नीचे छोड़ दिया, दिस इज A3। ठीक है, फिर मैंने 3 छोड़ दिया, 4 5 6 ले लिए, दिस इज A4। अब मैं 4 छोड़ूंगा, 5 6 7 ले लिए, दिस इज A5। कंसेप्ट समझ आया क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, इसे कहा जाता है मूविंग एवरेज। ठीक है, अब जो ये कंसेप्ट है, ये आपका सेल्स वगैरह में जिस जगह पे हम वर्क कर रहे हैं उसमें तो इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। ये पता है कहाँ पे बेनिफिशियल होता है? जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स में डाटा एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो हर चीज सिखानी है, तो मैं यहाँ पे भी डाल दिया उसे। बट ये इंपॉर्टेंट होता है जब आप फाइनेंशियल मार्केट में डाटा एनालिसिस कर रहे हो। फाइनेंशियल मार्केट में डाटा एनालिसिस का एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये, पहले बता रहा हूँ। बेसिकली मान लो तुम 1 डे मार्केट का आइडिया, स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत थोड़ा आइडिया, तो तुम टाइम फ्रेम वगैरह पता है ना? नहीं, चलो ठीक है, तो मैं एक बहुत बेसिक सा ग्राफ बनाते हैं कि भाई ये ग्राफ है, यहाँ पे ना डेट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ है ये, कि लेट से 8 तारीख को कितना था, 9 तारीख को कितना था, 10 तारीख को कितना था, 11 तारीख को कितना था, 12 तारीख को कितना था। ठीक है, लेट से यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मूव करता है स्टॉक, बढ़ेगा घटेगा, वैल्यूज होती हैं। ठीक है, बेसिक है, राइट। इसमें मूविंग एवरेज यूज किया जाता है कि भाई जैसे मान लो मैं 20 मूविंग एवरेज या 9 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, तो मतलब 20 का मतलब पिछले 20 दिन की मूविंग एवरेज, मतलब शुरुआत से लेके 20 20 20 20 के हिसाब से मूविंग एवरेज जो चल रही है। 9 का मतलब शुरुआत से लेके 9 9 के हिसाब से जो मूविंग एवरेज चल रही है 9 दिन की। जैसे कि सभी हमने 3 महीने का देखा ना, कुछ 9 9 दिन की, तो कुछ इस तरीके से एक लाइन बन जाती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि भाई इट्स अ वेरी बेसिक रूल कि अगर प्राइस इस मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ से बाउंस होएगा। और अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे निकल गया, मान लो यहाँ पे इसने ये टच किया यहाँ पे, तो यहाँ से बाउंस किया, और मान लो अगर ये वाला जो ट्रेजेक्टरी थी थोड़ी यहाँ पे होती कि भाई ये प्राइस ऐसे निकल गया, तो फिर ये और गिरता। ठीक है, बेसिक रूल होता है। अब फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसके हिसाब से ट्रेडिंग मत करने बैठ जाना। बट हाँ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मूविंग एवरेज। ठीक है, सेल्स वगैरह में इतना ज्यादा यूज नहीं होता, दिस इज मोर फॉर फाइनेंशियल मार्केट। कंसेप्ट समझ आया? यहाँ पे मैं 3 महीने की मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से निकाल रहा हूँ, एवरेज एक्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एवरेज एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था रिकर्सिवली, मूविंग एवरेज मतलब बार बार एवरेज निकालने के लिए मैं एवरेज एक्स यूज करता हूँ, बार बार सम निकालने के लिए सम एक्स यूज करता हूँ। मैंने एवरेज एक्स यूज किया है। ठीक है, कैसे? डेट्स इन पीरियड। ठीक है, मतलब मैं इस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ टू फाइंड आउट द डेट्स एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या, डेट टेबल, डेट, कि भाई जो मेरे को डेट चाहिए वो इस टेबल में से निकालनी है मेरे को। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है कि भाई जो मैक्स ऑफ डेट टेबल है उसमें से 3 महीने पीछे, -3 मंथ का ना, 3 महीने पीछे। ठीक है, तो डेट्स इन पीरियड आ जाएगा मेरे पास, है ना, 3 महीने की। और अगर जैसे मान लो जनवरी के लिए बात करूं, या जनवरी छोड़ो, जनवरी फरवरी मार्च के लिए बात करूं, तो मार्च के लिए जनवरी फरवरी मार्च हो गया। और मैं अप्रैल के लिए करूंगा, तो फरवरी मार्च अप्रैल हो जाएगा, है ना।
तो जो कंसेप्ट बताया था मैंने, एक एक छोड़ के एक एक बढ़ रहा है, वही हो रहा है। क्योंकि मैं किसी मतलब मैनेज करूँ तो ऐसा थोड़ी है कि वो लाइक उसे पता है कि क्यों से -3 में जाना है, समझ आ रहा है ना। तो इस केस में किस उसके लिए नहीं निकल पाएगा, कौन से मंथ के लिए मूविंग एवरेज नहीं आएगी। मान लो तुम्हारा जनवरी से शुरू हुआ, ठीक है, तो पहली मूविंग एवरेज की वैल्यू कहां पे पॉसिबल है? फरवरी से। क्यों? नहीं, पहली मूविंग एवरेज जो मैंने वो ड्रॉ भी किया था, दोबारा ड्रॉ करता हूं। मेरे पास सिर्फ जनवरी का डेटा है, क्या मैं मूविंग एवरेज निकाल सकता हूँ 3 महीने की? नहीं। फरवरी का डेटा आ गया, अब निकाल सकता हूँ? नहीं। मार्च का डेटा आ गया, अब निकाल सकता हूँ? अब निकाल सकता हूँ। तो पहली मूविंग एवरेज मेरे को मार्च में मिलेगी ना। गेटिंग पॉइंट कि भाई उसके पास 3 महीने का डेटा होगा तभी तो वो 3 महीने की मूविंग एवरेज निकालेगा। फिर अब वो चौथे महीने की भी दे सकता है, चौथे महीने की कैसे, 2 3 4 से, 5वें महीने की भी दे सकता है 3 4 5 से, इस तरीके से अब आगे देता रहेगा। तो शुरुआत के 2 महीने वो स्किप करेगा, तीसरे महीने से देना शुरू करेगा। गेटिंग पॉइंट। और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली देगा। समझ आया? ये होता है मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है, तो कर लो इसे। और लास्ट में भाई मैंने एवरेज दिया ना, तो शुरुआत में मेरे को बैलेंस देनी होती है और बाद में मेरे को अपना वो देना होता है कि क्या कैलकुलेट करना है, तो मैंने टोटल सेल्स दे दी। ठीक है।